वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे पाकिस्तान की मायानाज सिंगर नाज़िया हसन की, जिनको पिछले 21 साल गुजर गए, लेकिन लाजवाल गीतों की बदौलत नाज़िया की यादें आज भी ताज़ा हैं। 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई नाज़िया हसन खूबसूरती, टैलेंट और शोहरत में अपनी मिसाल आप थी। और नाज़िया ने फ़नी करियर का आगाज़ 15 बरस की उम्र में पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम संग संग चले में गुलकारी से किया था। नाज़िया और उनके भाई ज़ुहैब हसन ने पाकिस्तान में पॉप गुलकारी की बुनियाद रखी और अपने पहले ही एल्बम डिस्को दीवाने से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। नाज़िया के गाने अमेरिका, बरतानिया और रूस के म्यूज़िक चार्ट्स में भी सरे फहरिस्त रहे। मगर इतनी आसान ज़िंदगी नहीं रही। दूसरों में खुशियाँ बांटने वाली नाज़िया हसन की अपनी ज़िंदगी तलखियों का शिकार रही। नाज़िया की शादी सनतकार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग से हुई, जो ज़ुहैब हसन के मुताबिक नाकाम रही और तलाक हो गई। और अगस्त 2000 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। नाकाम शादी और फेफड़ों के कैंसर ने नाज़िया को रोग लगा दिया और वो महज 35 साल की उम्र में 13 अगस्त सन 2000 को लंदन के अस्पताल में ज़िंदगी की बाजी हार गई, लेकिन आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा हैं। और नाज़िया हसन की खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बाद मर्ग आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से उन्हें नवाजा गया। और अब ज़ुहैब हसन की जानिब से कुछ बातें की गई हैं, उनकी जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं नाज़िया हसन के जो खाविंद हैं उनके ऊपर। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। नाज़िया हसन के भाई और मारूफ सिंगर ज़ुहैब हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब हसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइएगा कि आपको नाज़िया कितनी याद आती हैं आज भी, और जब पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक का कोई तसव्वुर ही नहीं था, उस वक्त 2 बहन भाई सामने आए, पॉप म्यूज़िक की तरफ आने का दोनों बहन भाइयों को ख्याल कैसे आया? आई थिंक ये ख्याल की बात नहीं होती। जो बेसिकली नाज़िया और मैं जो हैं, पहले हम जाते थे, एक बच्चों का प्रोग्राम आता था सुहेल राना का, वो संग संग चलते रहना। वो उस प्रोग्राम पे हम लोग जाते थे। अब अम्मी जो हैं वो उन्होंने बात की हुई थी, वहाँ वो बजिया थी, फातिमा सुरैया बजिया। तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि नाज़िया जो हैं इतनी क्यूट सी हैं, इनको मैं उस चिल्ड्रन प्रोग्राम में ले जाऊँ। उनको ये नहीं पता था कि वो गा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर, अगर आप कहती हैं तो भेज देंगे। तो फिर वो गई, उन्होंने कहा मैं ज़ुहैब को भी ले जाऊँ। तो उन्होंने कहा आप ले जाएँ अगर आप समझती हैं कि वो ठीक है। तो हम गए। तो मुझे तो गाने में बिल्कुल शौक़ ही नहीं था, मैं तो जाके छुप जाता था। मुझे बिल्कुल म्यूज़िक का शौक़ नहीं था। और क्या कहते हैं, मुझे लगता था कि अगर मैं म्यूज़िक में जाऊंगा तो बच्चे जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे कि यार देखो गाना गाता है ये। तो क्या कहते हैं, तो बट नाज़िया डे 1 से स्टार्ट थी। शी वाज़ वेरी इंटरेस्टेड। तो वहाँ गई सुहेल राना के प्रोग्राम पे। तो सुहेल राना ने उनसे पूछा कि नाज़िया आप गा सकती हैं? तो कहती हैं बिल्कुल मैं गा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कौन सा गाना गा सकती हैं? तो कहती हैं आप बताएं कि मैं कौन सा गाना गाऊँ। मुझे तो सब कुछ आता है। हाँ, तो शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बड़ी क्यूट सी थी। और आई थिंक सुहेल राना को बहुत पसंद आया था वो, उनका जो लहजा था और उनका जो उसकी जो इमेज थी उनकी बहुत पसंद आई उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इनको रख लेता हूँ, मगर ज़ुहैब जो हैं इनको मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं रख सकता। बिकॉज़ ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कुछ गा भी सकते हैं। तो बेकार है कि ये म्यूज़िक प्रोग्राम में बैठें जब इनको कुछ आता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ तो गा दें, कुछ गा सकते हैं? तो मैंने कहा मैं तो गाता ही नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा कि अच्छा चलें मैं आपको ये 2 बिल्ले घर से निकले या ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि वो आप गा के सुना दें। तो फिर मैंने थोड़ी सी आवाज़, ठीक है, डीप आवाज़ में, तो उन्होंने कहा कि ये तो गा सकते हैं। अच्छा, तो ज़ुहैब हसन, आपने मुतादिद मौक़े पर कहा कि नाज़िया हसन महज अच्छी सिंगर ही नहीं बल्कि नरम दिल और दूसरों का ख्याल रखने वाली शख्सियत की मालिक भी थी। उनकी नरम दिली का कोई वाक़या हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बस वो केयर बहुत करती थी। नाज़िया ने चैरिटी अपने लाइफ में बहुत की। अपने पूरे जो रॉयल्टीज़ हैं वो डोनेट कर देती थी, वो दे देती थी। वो मैं उसको कहता भी था कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी रखो, बट वो उसने चैरिटी किया मगर उसने कभी शो नहीं बनाया उसका। एंड आई थिंक वो एक अहम बात है कि अगर आप कुछ काम ऐसा करें और किसी को बताएं ना, तो ये बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे ही होना चाहिए। और वो मुझे कहती थी कि ज़ुहैब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मुझे काम करना है वो मेरे दरमियान और अल्लाह मियाँ के दरमियान है, और मैं वो करना चाहती हूँ जो
उसकी शो की बात ही नहीं है, मैं शो नहीं करना चाहती उसका। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा पन था उनके अंदर कि उन्होंने वैसे किया था। तो इससे मुझे पता लग गया था कि नाजिया जो है सिंगर कम थी, सोशल वर्कर। ठीक है, अच्छा मैं ये नाजिया हसन का फ़ैन क्लब बहुत वसी है और आप जब दुनिया में कहीं जाते हैं तो वहाँ उनके मद्दाहों के क्या तासुरात होते हैं, क्या कहते हैं आपसे? पहले तो मैं ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं उतना। मेरा जो है अब करियर डायरेक्शन काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैं म्यूज़िक में और मौसीकी में मेरा इतना ध्यान नहीं है और अब मैं बेसिकली मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ, तो मैं बिज़नेस में लगा हुआ हूँ और काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ उसके अंदर। मगर नाजिया की एक है नाजिया हसन ऑफिशियल, उनकी फेसबुक पेज है, उसके ऊपर हज़ारों लोग लिखते हैं और कुछ लोग आई थिंक बहुत लोगों को काफ़ी शौक़ हुआ था जब नाजिया की डेथ हुई थी। तो आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन जब उनको ख़बर पता लगी थी, आई थिंक शॉक था उनके लिए और वो एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे थे कि नाजिया हसन के साथ हुआ है जो हुआ है उनके साथ। और तो आई थिंक आज तक लोग लिखते रहते हैं कि बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें समझ नहीं आती, हम उससे इतना प्यार करते हैं नाजिया से, प्लीज़ ज़ुहैब आप हमें बताएं, प्लीज़ उनके कोई फैमिली मेम्बर हमें कुछ चीज़ बताएं नाजिया के बारे में, बिकॉज़ ये एक कहानी है जो बिल्कुल अनफिनिश कहानी है, जो यू नो और उसका जो हमें कुछ इल्म दें कि क्या हुआ उसके ऊपर। तो वो आते रहते हैं मैसेजेस और फिर जनरली फ़ैन्स हैं वो भी लिखते हैं कि यू नो नाजिया की म्यूज़िक इतनी ज़बरदस्त थी, नाजिया ख़ुद इतनी अच्छी थी, इतनी नरम दिल की थी, और आप बताएं कि आप म्यूज़िक क्यों नहीं करते हैं, हमें पता है कि नाजिया चाहती होंगी कि आप भी म्यूज़िक करें। तो ऐसे ऐसे सवाल लोग फेसबुक के ऊपर अभी भी कर रहे हैं। ज़ुहैब, आपने एक निजी टीवी को इंटरव्यू भी दिया और उसमें इल्ज़ाम लगाया कि नाजिया हसन को उनके साबिक शौहर ने जहर दिया, लेकिन आप इस बारे में इतना अर्सा खामोश क्यों रहे, क्यों इतनी अरसे खामोशी इख्तियार किए रखी? जो कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट था ये नाजिया की आवाज़ थी, ये नाजिया की वॉइस थी, उसने वॉइस किया है, किसी वजह से वॉइस किया होगा। तो ये हमारे हाथ डॉक्यूमेंट आया है, तो हमने कहा कि ये इन्होंने बोला था, बिकॉज़ इस बंदे ने काफ़ी सालों नहीं बहुत सालों से 20 साल से मुस्तकिल ये डिसइंफॉर्मेशन, नाजिया की प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स, नाजिया के मेडिकल रिकॉर्ड्स ये टीवी पे चढ़ के ये दे रहा था। और ये गलत बात है, बिकॉज़ पहले तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो आप किसी की डेटा जो है आप पब्लिक नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशन। तो ये क्राइम है दुनिया में, पूरी दुनिया में क्राइम है ये। एक तो वो, और दूसरा जो है शरिया जो लॉ वो ये कहता है कि एक दफ़ा आपकी डिवोर्स फाइनलाइज हो गई है। इसने बड़ी कोशिश की दिखाने के लिए कि फाइनलाइज नहीं हुई थी, कभी कुछ टांग लगा दी, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, ऑल लाइज, और कि वो नाजिया फौत हो जाए और उसका डिवोर्स नहीं है। मगर नाजिया ने डिसाइड कर लिया था कि उसने डिवोर्स लेना, उसने लिया डिवोर्स, उसको चाहिए था, उसने लिया इससे, और अच्छा ही किया लिया, बिकॉज़ वो शख्स बिल्कुल सही नहीं था उसके लिए, उसने बहुत तंग किया है मेरी बहन को। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वहाँ है, सबके सामने है, जो उसको पढ़ना चाहे वो ठीक पढ़ है। सकता ज़ुहैब साहब ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि शायद जहर दिया गया है और नाजिया हसन को जहर दिया गया, उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड्स को भी बताया था, इतने संजीदा मामले पर तफ्तीश भी हुई थी, 5-5.5 माह लग गए थे, नतीजा क्या निकला था? पूरा एक स्कॉटलैंड यार्ड का केस था, ये 5 महीने चला है वहाँ। मगर क्या हुआ कि वो इनकंक्लूसिव इसलिए हुआ बिकॉज कीमोथेरेपी जो है वो ख़ुद एक पॉइज़न होता है। तो जब उन्होंने जो आई थिंक वो क्या उसको कहते हैं टैक्सिकोलॉजिस्ट, या वो जो देखता है, जो ऑटोप्सी करता है, जब उसने किया तो पता लगा कि उसके नाजिया के खून में ऑलरेडी इतनी आर्सेनिक थी, इतने पॉइजन्स थे वो कीमोथेरेपी की वजह से, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके कि उसको और मज़ीद कुछ दिया है या नहीं दिया है। तो इसलिए वो इनकंक्लूसिव हो गया और उसको स्कॉटलैंड यार्ड ने इस बंदे को छोड़ दिया वहाँ से, और ये वापस फ़ौरन भाग के पाकिस्तान आ गया। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसे हुआ है, मगर वहाँ डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी, और इनफैक्ट एक बड़े न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान के उसने रिपोर्ट भी किया था ये।
ठीक है, ये ज़ुहैब फुल हसन न्यूज़ साहब बहुत रिपोर्ट आई। शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं जो ज़ुहैब हसन साहब की जानिब से लगाए गए हैं और वो नाज़िया हसन के साबिक़ शौहर पर लगाए गए हैं, तो उनका मौक़िफ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। इश्तियाक बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बड़े संजीदा इल्ज़ामात हैं जो नाज़िया हसन के भाई की जानिब से आप पर लगाए गए हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका क्या मौक़िफ़ है, तलाक हो गई थी, नहीं हुई थी, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा, वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नाज़िया ने खुद से ये बयान दिया था, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ और मैं इंशाल्लाह 2-3 रोज में आ रहा हूँ। जो भी इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात ज़ुहैब साहब ने लगाए हैं, उसको मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ और इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन में पाकिस्तान पहुँच रहा हूँ। मेरी अपने लॉयर से बात हो गई है और डेफेमेशन केस में 1 अरब रुपए का यहाँ पे और यूके में भी मैं इनके खिलाफ एक केस कर रहा हूँ। देखिए, आज 21 साल बाद ज़ुहैब साहब को ये ख्याल आया है कि ये किस्सा जो उन्होंने फैब्रिकेट किया है, बतलाया है। मेरी ज़ुहैब साहब से दुश्मनी इस वजह से पैदा हुई कि जब नाज़िया से मेरी शादी हुई और नाज़िया ने सिंगिंग को गिव अप कर दिया तो ज़ुहैब साहब का कैरियर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और उन्होंने मुझे उस वक्त भी ये कहा था कि आपने मेरा कैरियर ख़राब किया है और मैं आपके नाम को जो है वो ख़राब करूँगा। नाज़िया जो थी वो फैमिली की, ज़ुहैब साहब नहीं चाहते थे कि नाज़िया की कभी भी शादी हो या किसी से भी शादी हो, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर थी फैमिली की। तो ये तमाम इल्ज़ामात। अब एक नई चीज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, 21 साल बाद ये क्यों ख्याल आया है ज़ुहैब साहब को। यूके जो है वो एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर आपको किसी के बारे में कोई शकूक थे, कुछ थे, 21 साल बहुत ज्यादा पीरियड होता है, आप जाके वहाँ पे कर सकते थे। मैं हर साल में 2 बार यूके जाता हूँ। दूसरी बात है, अब आपको बताऊं कि मेरे पास इसके सबूत भी मुझे मिल गए हैं ये करने का। ज़ुहैब साहब जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं ज़ाहिर जाफर के और इनकी फैमिली की बेस्ट फ्रेंड है। इनकी वालदा जो थी वो ज़ाहिर जाफर की वालदा की बेस्ट फ्रेंड हैं और ये मकसद जो इस वक्त किया गया है वो मीडिया की अटेंशन को हटाना है, क्योंकि उनका केस जो है। सर, ये बड़ा एक अजीब सा लिंक है, लेकिन आप इस पे क्लियर कर दें। सिर्फ हम आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं कि तलाक हुई थी, नहीं हुई थी। दूसरा, आपने ये भी बात कही है कि मेरा, अगर आप देख लें, मैंने नाज़िया के बाद दोबारा शादी नहीं की। आपने अपने डिफेंस में ये बात भी की है। देखिए, मेरे पास सर्टिफिकेट है नाज़िया की डेथ सर्टिफिकेट का, जिसमें साफ मेंशन है कि उनकी जो डेथ हुई है वो कैंसर से हुई है और आखिर वक्त तक वो मेरी वाइफ थी। ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं मेरे पास सबूत हैं और मैं थोड़ी देर में आपको अभी इसको मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, कोई तलाक नहीं हुई है, ये इनकी ख्वाहिश जरूर। ठीक है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका मौक़िफ़ आ गया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं नाज़िया हसन के भाई की जानिब से और ये जो डिफेंस है उनके शौहर की जानिब से लिया गया है, जो मौक़िफ़ लिया गया वो भी हमने आप तक पहुंचाया। खैर, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जब हम अगर बात करें अच्छे भले खूबसूरत बालों की और वो ख़ज़ा की तरह सूखे पत्तों की तरह झड़ने लगते हैं, तो अक्सर लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती वो इस सूरत हाल में करें तो क्या करें और किधर जाएं। मतलब उन्हें कोई ऑथेंटिक बंदा भी नहीं मिल रहा था कि उसके पास जाएं हम। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो लोग क्या करते हैं, कोई खालिस तेल को मशवरा दे रहा होता है, उसकी मालिश कर रहे होते हैं, कोई लोग महंगी गोलियों के मशवरे दे रहे हैं, तो वो उनके ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा चौधरी, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। बाल गिरते हैं, सबके गिरते हैं, मर्दों का भी मसला है, ख़वातीन का भी मसला है। कुछ तरीका है कि इनको रोका जा सके? जिस तरह आपने पूछा है एग्रेसिवली इतना अच्छा तरीका कोई नहीं। अच्छा, इस तरह है कि बाल गिरने की मल्टीपल रीजंस होती हैं, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल बॉडी और किसी फिजिकल स्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस में, साइकोलॉजिकली कोई हार्ड टाइम्स चल रहे हैं लाइफ में, तो उसके कुछ अरसे के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है। दूसरा रीज़न जो है जिसको हम बोलते हैं कि सीजनल वेरिएशंस आती हैं, उसके भी साइंटिफिक बैकग्राउंड्स हैं कि वो किस वजह से जो है वो हेयर फॉल जो है होता है। तो जब हम रीजंस को देखते हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियसली फिर उनके सोल्यूशंस भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होते हैं और हम उनको अप्लाई करते हैं, तो ये हेयर फॉल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है और कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लेवल तक जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, सॉल्यूशंस क्या है, किस तरह से हम बचा सकते हैं गिरते बालों को?
अच्छा, सोल्यूशंस ये हैं कि सबसे पहले आपने देखना है कॉज क्या है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बीमार हुआ है रिसेंटली, तो आफ्टर 3 मंथ्स उसके हेयर फॉल होने ही होने हैं, क्योंकि ये एक स्किन का या बालों का एक रिस्पॉन्स है बीमारी को कि उन्होंने गिरना है। जो बीमारी के दौरान बाल थे वो गिरेंगे, और जब वो गिरेंगे तो वो इतना रैपिड हेयर फॉल होगा कि हम उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये बॉल साइन है। पेशेंट के हाथ में गुच्छा होता है बालों का, तो वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ जाते हैं पेशेंट्स। तो सबसे पहले तो हम काउंसलिंग करते हैं कि ये चीज़ कुछ अर्से के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। इवन आप डॉक्टर के पास अगर नहीं भी आएंगे, वैसे अंदर की बात है तो मैं बता रही हूँ ऑन ईयर लेकिन उसके अलावा आपने उन दिनों में अपनी डाइट अच्छी करनी है, आपने प्रोटीन डाइट बढ़ानी है, एग्स लेने हैं, क्योंकि ये सब बालों का जो मेन जो बनाने का जो मटीरियल है अल्लाह ताला ने दिया वो प्रोटीन्स हैं। आपने एग लेना है, आपने मीट लेना है जो रेड मीट होता है, आपने फ्रूट्स लेने हैं जिनमें मल्टीविटामिन्स हैं, लाइक आप जैसे आजकल आड़ू हैं, खोबानी, इस तरह के आलू बुखारा, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने लेनी है। आपने नट्स लेने हैं, एक हैंडफुल ऑफ नट्स, लाइक एक मुट्ठी में जितने आपके आ जाते हैं वो डेली बेसिस पे आप लेंगे। हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे। शैम्पूज़ का जो है अगर हम डर्मेटोलॉजी को लेके बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस भी शैम्पू में एंटी डेंड्रफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसका एक मेन हिस्सा है उस शैम्पू का, हेयर फॉल उसका एक साइड इफेक्ट होगा। अच्छा, तो एंटी डेंड्रफ शैम्पूज आप यूज़ करें इफ़ रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंटली ना करें। अदरवाइज अगर ज़रूरत नहीं है तो जस्ट ये कह के कि अगर घर में कोई एक फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहा तो मैं भी वही कर लेता हूँ, तो उसकी वजह से फिर हेयर फॉल उसका एक साइड इफेक्ट है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएं, कोविड की वजह से बड़ी शिकायत आ रही है कि कोविड के बाद मुझे हेयर फॉल हुआ है, ये बात दुरुस्त है? ऐसी आपको शिकायत आई है? बहुत आई हैं। अच्छा। पेशेंट्स आ रहे हैं, कोविड से बचने की खुशी कम है उनको बालों में गिरने का दुख ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि वो भी इसी तरह गिर रहे हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस आती है तो बाल गिरते हैं, तो कोविड एक बहुत बड़ी स्ट्रेस है बॉडी पे ना, आपके पूरे सिस्टम को ही वो बिल्कुल वीक कर देती है, तो वो इसी तरह ही बाल गिरे और गुच्छों की शक्ल में। मतलब जिसके लंबे बाल हैं उसके तो बहुत ही उसको फील होते हैं कि मेरे तो हाथ भर जाते हैं, वॉशरूम में फ्लोर भर जाता है जब मैं शावर लेती हूँ या लेता हूँ। तो वो भी यही है कि कोविड वालों को भी सेम इसी चीज़ को लेके चलना है जो मैंने पहले बात की है कि ये एक बॉडी पे स्ट्रेस आई थी जो गुजर चुकी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मैंने आपको ज़िंदगी दी है, इस बात को सेलिब्रेट करें, बाल वापस आएंगे इंशाल्लाह। इन द मीनवाइल आप अपनी डाइट ये वाली रखें और साथ में कुछ एड ऑन सप्लीमेंट्स लें जिसमें जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगेन शैम्पूज़ का रोल है, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ का रोल है, बहुत ज़्यादा मार्केट में वो आ भी गए हैं ये चीज़ें। और बस और खुश रहें, क्योंकि जब स्ट्रेस होगी मज़ीद तो वो हेयर फॉल को मज़ीद बढ़ाएगी। अच्छा। कोविड के बाद जो स्ट्रेस अगर आप बालों के गिरने की ले रहे हैं तो वो एक साइकिल चल पड़ता है जिसमें फिर वो आप स्ट्रेस लेते हैं, बाल और गिरते हैं, फिर आप और स्ट्रेस लेते हैं। आपने उसको खुद ब्रेक करना है, ये सोच के अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है कोविड से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और डॉक्टर जो हमें बात बताई है कि स्ट्रेस जो है ना एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं, और वो एक साइकिल है जिसके बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और हम फिर समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कम लें और फिर खुश तो रहें आप, मतलब हर चीज़ आपकी सेहत जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो जो बाकी चीज़ें हैं डॉक्टर साहबा ने ख़ासतौर पर शैम्पूज़ के हवाले से बताई है उसको भी फॉलो करने की कोशिश करें, और हम ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।